जय श्री राम। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। मैं एस.एम. कथुरिया आज आपके सामने लाया हूं केंद्र अधिपत्य दोष। ये कुंडली में दोष उत्पन्न होता है, किस तरीके से होता है, इसके ऊपर आज बात करते हैं। जब भी कुंडली में एक ग्रह दो केंद्रों का मालिक बन जाता है तो उससे ये दोष उत्पन्न होता है, केंद्र अधिपत्य दोष। मतलब दोनों केंद्र उसके अधिपत्य में हैं। तो ये एक किस्म से, क्योंकि केंद्र के घर जो है हॉरोस्कोप में वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब अगर हम नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स की बात करें, जैसे कि सबसे पावरफुल नेचुरल बेनिफिक जुपिटर है। जुपिटर अगर दो केंद्र के मालिक बन जाते हैं तो केंद्र के मालिक होकर वो न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि जो वो अच्छाई देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। तो जो अगर दशा आती है जुपिटर की तो वो उसको रिजल्ट वैसे नहीं मिलते जैसे जुपिटर दूसरी पोजीशन में अगर देने के काबिल होते हैं। और दूसरी बात एक और भी है कि जितने बड़े बेनिफिक जुपिटर हैं उतने ही बड़े जो दोष इनको लगता है, और अगर सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही प्रबल मार्केश भी बन जाते हैं। अगर इनके रिजल्ट देने की क्षमता अगर देखें तो जुपिटर जो है सबसे पावरफुल बेनिफिक है, और अगर केंद्र अधिपत्य दोष लग जाता है तो सबसे पावरफुल प्लेनेट है जो आपका नुकसान सबसे ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं शुक्र। शुक्र हालांकि दो केंद्रों के मालिक तो नहीं होते, लेकिन खासकर मेष राशि के लिए अगर ये दूसरे और सप्तम भाव दोनों ही मार्केश स्थान के स्वामी हैं और ये सप्तम भाव में अपनी राशि में अगर बैठ जाएं तो ये भी बहुत ही प्रबल मार्केश बन जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक रिजल्ट देते हैं। इसके बाद नंबर आता है बुध और चंद्र का। बुध तीसरे नंबर पर है, जो कि मार्केश तो होते ही है और साथ में जो उनके जो अच्छे रिजल्ट हैं उसमें कमी आ जाती है। ऐसे ही चंद्र है। चंद्र के ऊपर वैसे तो देखा जाए तो सबसे कम दोष लगता है ये, क्योंकि ये एक किस्म से सूर्य और चंद्र ये दोनों ल्यूमिनरीज भी कहा जाता है, रॉयल प्लैनेट्स कहा जाता है। इनके ऊपर ये दोष बहुत ही कम लगता है, तो इसलिए इनके नेगेटिव परिणाम बहुत कम होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अगर सप्तम भाव में अपनी राशि में बैठ जाएंगे तो मार्केश नहीं कहलाएंगे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर सबसे कम वो लगते हैं दोष। अब आपको मैं ये जो केंद्र आधिपत्य दोष कौन कौन से लग्नों पे लगता है, ये ज़्यादातर जो ड्यूल साइंस की राशियां होती हैं, जैसे कि मिथुन यानी जेमिनी, या कन्या हो गई यानी वर्गो, या धनु, या फिर जिसे सैजिटेरियस कहते हैं, या फिर मीन राशि जो पाइसिस कहते हैं। इन चार लग्नों पर ज़्यादा प्रभावशाली ये योग बनते हैं। और ख़ास करके जब जेमिनी लग्न हो और जुपिटर, क्योंकि यहाँ पर सप्तम और दशम भाव का मालिक भी हो जाता है, सबसे पावरफुल केंद्र स्थान है ये दोनों, और सप्तम भाव में अगर बैठ जाए तो ये बहुत ही प्रबल मार्केश बन जाता है, बहुत ही अशुभ फल देने वाला हो जाता है। तो आइए इसे चार्ट में भी देखते हैं कि ये किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। अब एक चार्ट देखते हैं मिथुन राशि का। अब मिथुन राशि का ये चार्ट है जिसमें लग्न मिथुन आ रहा है। गुरु जो है वो सप्तम भाव का स्वामी है
और दशम भाव का स्वामी है, ये दो केंद्र स्थान है। तो ये दोनों ही पावरफुल केंद्र हैं। और अगर गुरु सप्तम भाव में ही बैठ जाता है, जैसे मैंने बताया था, ये बहुत ही अशुभ फल देने वाला हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कन्या को लग्न मान लें, और कन्या के लिए भी जुपिटर जो है वो मार्केश होता है अगर सातवें में बैठ जाता है मीन राशि में। लेकिन कन्या के लिए क्योंकि चौथे केंद्र का स्वामी है और सप्तम का स्वामी है, तो यहाँ पर ये उतना पावरफुल नहीं होता। ऐसी ही सिचुएशन मीन राशि के लिए भी बनती है। मीन राशि के लिए बुध ग्रह जो है प्रबल मार्केश बन जाता है, क्योंकि सप्तम और दशम भाव का स्वामी बनता है। तो इन परिस्थितियों में, इन चारों के केस में, ये दोनों जो है मार्केश कहलाते हैं, गुरु भी और बुध भी। लेकिन इन सबसे पावरफुल जो मार्केश है वो गुरु ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट भी, जो अच्छे परिणाम देने वाला भी वही है। और वही जब मारक की स्थिति में आ जाता है और केंद्र स्थान का मालिक हो जाता है, तो इस वजह से इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते इसके। इसके अलावा बाकी जो क्रूर ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है और शनि है, ये कोई भी दो केंद्र के मालिक नहीं होते हैं। इस वजह से इनके ऊपर केंद्र आधिपत्य दोष नहीं लगता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक बहुत अच्छे बेनिफिक प्लैनेट भी जो है कुंडली में अपनी प्लेसमेंट की वजह से जो शुभ फल देने वाले हैं वो अशुभ फल देने वाले बन जाते हैं। तो यही एक तरीका होता है कि दोष को किस तरीके से हम देखते हैं, कितना प्रबल है और किस तरीके से वो परिणाम देगा। तो इससे पहले कि अगर कोई आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी दिखाएं, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। व्यक्तिगत रूप में फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।